चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है लास्ट क्लास हमारी जो है यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो हम यहीं से स्टार्ट करें। तो भाई एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है इसका वो क्या है कि भाई ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप देखें इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं हो रही है। सो द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, सो इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इट कैन ईजिली इंस्टॉल, सो यू कैन से दैट इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, उठाएं लगाएं। ठीक है, तो काफी आसान इसकी इंस्टॉलेशन है, तो इसलिए इसका फायदा है। नुकसान इसका क्या है कि ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द नुकसान, और यू कैन से द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। उसके अलावा एक और नुकसान इसका ये हो सकता है, ये आपसे चाहता है क्या, ये आपसे चाहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका एक और डिसएडवांटेज है कि भाई एक दफा का मामला नहीं है, तो कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये वर्कआउट करेगा, अदरवाइज ये वर्कआउट नहीं करेगा। राइट बच्चों? जी सर। उसके अलावा हमारे पास एक होता है, एक और हमारे पास बैटरी होती है जिसके बारे में आपसे पूछ सकता है, वो होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है भाई, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसकी यूजेस वगैरह, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। दे कैन आस्क दिस इन एग्जाम्स ना, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो एडवांटेज इसका ये है कि भाई बड़ी जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करता है। यू कैन से दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी एनर्जी की जो मिकदार होती है वो काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा सेल्फ, ये जो है आपके पास जो है डिस्चार्ज नहीं होती है, यानी कि पड़े पड़े खराब नहीं होती। तो अगर आपके मोबाइल में ये लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, तो अगर आप मोबाइल को जो है एक हफ्ते के लिए छोड़ के चले जाते हैं कहीं घर पे, तो एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी बैटरी जो है खुद ब खुद खराब नहीं होगी। तो इट इज वन ऑफ द, यू कैन से दैट एडवांटेज। सेल्फ डिस्चार्ज बहुत देर से होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। प्रॉब्लम क्या है इसका, बड़ी सेंसिटिव होती है। किससे? सेंसिटिव टू हीट होती है, सेंसिटिव टू हीट। अगर ये हीट से इंटरेक्ट हो जाए तो मामला खराब हो सकता है। और एक और जो इसका नुकसान है वो ये है कि काफी एक्सपेंसिव होती है। राइट? इसके अलावा एक और बैटरी है हमारे पास जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है लेड एसिड बैटरी। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के अंदर हम लोग यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी। ठीक है भाई, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं इसको यूज करने के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसको यूज करने के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि भाई बहुत लंबी इसकी लाइफ होती है। यू कैन से दैट कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है ना, लॉन्ग लाइफ होती है। इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा देर तक चार्ज भी रहती है। यू कैन से दैट मैक्सिमम रिचार्ज होती है ये। ठीक है, उसके अलावा अगेन उठाएं लगाएं, डायरेक्ट इजी इंस्टॉलेशन होती है, डायरेक्ट काम हो जाता है। उठाएं गाड़ी में लगाएं, दोनों नक्के फिट करें, चलें बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, नुकसान जो इसका है वो नुकसान क्या है इसका भाई, नुकसान इसका ये है कि बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी होती है। आपने अगर किसी ने, आप में से किसी ने अगर गाड़ी की किसी की बैटरी वगैरह चोरी हो तो आपको आइडिया होगा कि जब हम नई बैटरी ला के इसमें लगाते हैं तो बड़ी हैवी होती है भाई, हैवियर इन वेट, हैवियर इन वेट, काफी हैवी होती है। और उसके अलावा इसका एक फायदा ये हो सकता है, आप कह सकते हैं, ओ सॉरी, एक नुकसान इसका ये हो सकता है, इसके अंदर लेड होता है, तो ये लेड पॉल्यूशन करती है। तो लेड इज कार्सिनोजेनिक, सो लेड पॉल्यूशन ये कॉज करती है। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपके पास कुछ बैटरी, डिफरेंट बैटरीज के यूजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये हाइब्रिड कार्स के अंदर आजकल लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही है, मोबाइल के अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट बच्चों? यस सर। जी सर। तो यहाँ पर ये बात हमारी एंड हो जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट चीज जो कि हमें करनी है वो हम स्टार्ट करते हैं,
और वो है लॉज इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो लॉज हैं, फैराडेज लॉज जो हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है। वो दो फैराडेज के बारे में बात करनी है। क्या कह रहे हो? इसका सेल नहीं बनाना, लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी को? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है भाई, आगे चलें। यस। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अब तक जो हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका इन सबसे ताल्लुक नहीं है। जी सर, आपने इससे लास्ट वाले पेज में जो है, मैंने जब आपको पूछा था कि आप मुझे वो यहाँ ये वाले इक्वेशन समझा दीजिए, तो वहाँ पे क्लास कट हो गई थी। इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी, उस वक्त क्लास कटनी हुई थी। आपने एल्कलाइन वाली पूछी थी जब मैंने आपको बताया था। तो भाई सीधी सी बात ये है जन्नत, सॉरी जीना, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है सही से डेटा बुकलेट में से, दैट्स इट। अगर एल्कलाइन कंडीशन दिया है तो ऑक्सीजन की हाइड्रोक्साइड के साथ इक्वेशन और हाइड्रोजन की हाइड्रोक्साइड के साथ इक्वेशन। अगर एसिडिक कंडीशन दी है तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ कंडीशन और इक्वेशन, और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन आयन के साथ इक्वेशन आपने देखनी है। और याद रहे कि वाटर मॉलिक्यूल के अलावा कोई प्रोडक्ट ना हो उसके अंदर एडिशनल या रिएक्टेंट। ओके, और फिर इसका ये कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन? वो ई नॉट से? हाँ, ई नॉट वैल्यू से, बिल्कुल, जिसकी ज्यादा होगी वो रिडक्शन। ठीक है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक है, मैं ये हमें पढ़ने हैं। इसके अंदर हमारे पास दो लॉज हैं। पहले लॉ की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या चीज है जरा देख लेते हैं। ये कहता है आपके पास द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो है, जो डिपॉजिट होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर कोई मास डिपॉजिट होता है, और वो सिर्फ मेटल का ही हो सकता है ना, सॉलिड मेटल का हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, सॉलिड मेटल का हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे हो सकता है। ठीक है, और लिबरेटेड, या अगर कोई गैस आपके पास क्या होती है, लिबरेट होती है। अगर कोई गैस क्या होती है आपके पास, लिबरेट होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकती है, ये गैसेस के लिए हो सकती है। ठीक है ना, ये किसके लिए हो सकती है आपके पास, गैसेस के लिए, और ये दोनों इलेक्ट्रोड पे हो सकता है। ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन सकती है और एनोड पे आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन बन सकती है। जो बनती हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई ये, यानी कि आपका जो मास बन रहा है या तो गैस आपके पास बन रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी of charge, to the quantity of charge, यानी कि आप कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो। फॉर सपोज अगर आप इसके अंदर अल्कोहल डाल देंगे तो डेफिनेटली अल्कोहल इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स लिए जा सकते हैं, एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स लिए जा सकते हैं, एसिड्स लिए जा सकते हैं। वो सारे सॉल्यूशंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कह रही है, इसकी डायग्राम ये कह रही है, फॉर सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मैंने बनाया एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने यहाँ बनाया। सर, आपने अभी तक सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं बोला। अच्छा जी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बता देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है वो, अभी बता देते हैं, सब्र कीजिए। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है भाई, सॉल्ट ब्रिज का काम बहुत सिंपल है, और वो काम ये होता है कि सॉल्ट ब्रिज जो है आपके पास, जब फॉर सपोज एक जगह पर कोई एक स्पेसिफिक आयन क्या होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए या ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या यूज होता है, सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। थोड़ा सिंपल सा काम है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी कर लेते हैं उसको अलग से सेपरेट की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं, आपके पास ये फॉर सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक टर्मिनल के साथ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे टर्मिनल के साथ,
ठीक है, अब ये टर्मिनल मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक ये टर्मिनल मैंने यहाँ लगा दिया नेगेटिव, और ये मैंने लगा दिया पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या हो गया आपके पास, ये जो पूरा इलेक्ट्रोड है ये डेफिनेटली नेगेटिव हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव से आपने अटैच कर दिया है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, पॉजिटिव इज एनोड। तो ये हो गया आपके पास एनोड, और ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया कैथोड। ठीक है भाई, बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. जी सर। उसके बाद आप जो इसके अंदर सॉल्यूशन लेंगे, जो आप इसके अंदर सॉल्यूशन लेंगे वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपने याद रखना है कि वो उसको मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और वो कोई एसिड भी हो सकता है, एल्कली भी हो सकता है। तो राइट नाउ फॉर सपोज मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सॉल्यूशन किसका, मैं ले रहा हूँ मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ क्या ले लिया, मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैंने जैसे कि आप लोगों को वीडियो शेयर की हुई है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो आपको देख लिया होगा तो आपको पता है कि भाई कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आइंस जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आइंस को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम आइंस मौजूद हैं और ऑक्साइड आइंस मौजूद हैं। तो एल्युमिनियम आइंस जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि इसका चार्ज 3+ है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वापस से रिसीव कर क्या बना लेंगे, एल्युमिनियम। और ये यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एल्युमिनियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ऑन द कैथोड। सही है भाई? So you can Yes, see sir. this, the mass deposited. यहाँ मास क्या हो रहा है आपके पास, डिपॉजिट हो रहा है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपके पास दूसरा आइन जाएगा, जो कि क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर नेगेटिव आइंस जाएंगे। तो नेगेटिव आइंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बट ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम जो होता है वो होता नहीं है, ऑक्सीजन गैस होती है हमेशा फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास इसके लिए 2 ऑक्सीजन एटम होना जरूरी है, 2 आइन होना जरूरी है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके पास क्या बना लेगा, ऑक्सीजन गैस। और फिर आप देखोगे कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, कलरलेस गैस है, तो वो इस इलेक्ट्रोड से क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है ना। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है आपके पास, चार्ज इज एक्चुअली, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास द अमाउंट ऑफ करंट पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन या लिबरेशन होती रहेगी, जितना देर तक करते रहोगे उतनी ज्यादा आपके पास डिपोजिशन होती रहेगी या उतनी ज्यादा आपके पास लिबरेशन होती रहेगी। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट। Yes, sir. So this is the first law, जो कि काफी आसान है आपके पास। This is charge, this is current, so और this is temperature और time। तो जितना ज्यादा आप टाइम और करंट को बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा चार्ज आपके पास बढ़ता रहेगा, और जितना चार्ज आपके पास बढ़ता रहेगा उतना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट ऑफ लिबरेट आपके पास जो है बढ़ता रहेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चलें दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ आपसे क्या कहता है, सेकंड लॉ थोड़ा सा लेंदी है इसके मुकाबले में। तो ये सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है, चलें भाई देख लेते हैं सेकंड लॉ आपका फैराडे का क्या कहता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपसे कहता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the different इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से आप क्या पास करते हो, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हो, तो आपके पास जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये भी बात होना आपको पता होना जरूरी है। तो ये कनेक्टेड ही है एक तरह से दोनों लॉ दूसरे से। तो अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन करनी है आपने फर्स्ट लॉ तो सेकंड लॉ को आना चाहिए अच्छे से। तो यू कैन से दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट जो आपके पास होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा आपके पास, इज डायरेक्टली
proportional. No, it's directly proportional to the gram equivalent weight. To the gram equivalent weight. So the scene is this कि भाई आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, मास ऑफ डिपोजिशन एंड द मास ऑफ लिबरेशन, सॉरी द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, जिसको आप वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। और ये क्या चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलें इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये क्या चीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? तो भाई जो भी आपके पास अमाउंट है, किसी भी आपके पास कह लें कि सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, ये तब की बात है जब आपके पास किसी भी सब्सटेंस में से आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं। तो उस वक्त जो अमाउंट लिबरेट होगा या जो डिपॉजिट होगा, उसको आप बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करें। ठीक है ना? अब हर एक की इलेक्ट्रॉन की जो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो अलग होता है। कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 1 करता है। तो उस हिसाब से आप क्या निकालते हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हो। तो आप कह सकते हो कि ये क्या चीज है आपके पास, दिस इज, यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, डिपॉजिटेड, कोई भी अमाउंट जो आपके पास डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, और लिबरेटेड कोई भी अमाउंट जो गैस का या सॉलिड का डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, बाय द पैसेज, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें, बाय द पैसेज ऑफ 1 मोल ऑफ electron, by the passage of 1 mole of electron, is called gram equivalent weight. It's called gram equivalent weight. This is definition for this. You need to keep remember, right, बच्चों? And also for this, you need to keep remember few more things, बच्चों। और वो क्या चीज होगी आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कहलाता है 1 फैराडे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 फैराडे जो होता है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है आपके पास चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपके पास 1 फैराडे कहलाता है। तो यू कैन इवन फाइंड आउट फैराडे एज वेल। फैराडे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फैराडे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है ना? और ये क्या है आपके पास, फैराडे। तो ये फैराडे की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चार्ज आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप डेटा बुकलेट से निकाल सकते हैं, वहां से भी गिवन होता है। 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन। एवोगाड्रो नंबर भी याद अगर आपको नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं 6.02 10⁻23। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, which will be like this, 6.02 10⁻23 into what, into 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो इसका जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट इसकी वैल्यू समवेयर 320, कोई 325 लिखता है, कोई 400 लिखता है। तो उसको राउंड ऑफ वैल्यू जो आती है वो आती है ये, जो कि आपको याद करनी है। ये राउंड ऑफ वैल्यू है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको याद करनी है, आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? क्योंकि उसने जो फैराडे ने जब इसको सॉल्व किया होगा तो उसने उसको हर एक जो वैल्यू है, जो हर एक कांस्टेंट की वैल्यू, उसको हर एक पॉइंट तक उसने यूज किया होगा। जैसे अगर आप एवोगाड्रो नंबर की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 6.023 10⁻23। तो उसने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हुए इसको कैलकुलेट किया होगा, तो उसने इसको राउंड ऑफ करके 96,500 यूज किया है। ठीक है ना? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 300 में कोई वैल्यू आ रही हो, 400 में कोई वैल्यू आ रही हो।
तो आप बोलेंगे सर हमारी वैल्यू तो 342 आ रही है समवेयर 96,342 और आपने लिखा है 96,500, तो ये तो गलत हो गया। तो बस ये याद रखिएगा कि मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है और मैंने कांस्टेंट की हर सिग्निफिकेंट फिगर को प्रॉपर्ली यूज किया है। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चलें इसकी एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। इसकी एक सर एक्सप्लेनेशन की जो आपने ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो जो कितने क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि जो आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो जितने चार्ज होंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, हम उसको काउंट करेंगे, राइट? नहीं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन दे रहा हूँ डायग्राम के साथ, सही है, और क्लियर हो जाएगा। देखें, आपके पास फॉर सपोज मैंने यहाँ जो है 3 अलग अलग सेल्स बना दिए, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ 3 अलग अलग सेल्स। तो एक सेल मैंने जो है ये बना दिया, ये सेल मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया, ठीक है ना। एक सेल मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये 2 सेल हो गए। तीसरा सेल मैंने ये बना दिया, ये 3 सेल मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिए, ठीक है ना। अब इन 3 सेल्स के अंदर मैं 3 इलेक्ट्रोड्स लगा दो इलेक्ट्रोड्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया एक आपके पास इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड मैंने इसमें ये लगा दिया, उसके बाद एक इलेक्ट्रोड मैंने इसमें लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिया, ये मैंने इनके इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए, सही है भाई। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रोड्स, हम इसको डायग्राम को बाद में बेहतर कर सकते हैं, आपको सेंड करने से पहले मैं इंशाल्लाह इसको बेहतर करके आपको भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए कुछ 3 अलग अलग सेल्स, और इन अलग अलग सेल्स के अंदर मेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले इलेक्ट्रोड को ज्वाइन कर दिया है भाई, देखें आप, इस वाले इलेक्ट्रोड को मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, और इस वाले को मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, सही। ये मैंने यहाँ पर वर्कआउट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपके पास पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एज अ नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। और ये पूरा नेगेटिव है, तो इसके बराबर वाला कैसा वर्क करेगा, आपके पास पॉजिटिव वर्क करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेंस में, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। जब इनको आपस में कनेक्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव की वजह से ये वाला आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, और इस वाला ये नेगेटिव की वजह से कैसा हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस के ऊपर ये आपके पास क्या हो गया, अलग अलग टर्मिनल जनरेट हो गए। अब मैंने क्या किया, इनके अंदर सॉल्यूशंस ले लिए, ठीक है ना, अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर लिए। इसके अंदर मैंने एक अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे फॉर सपोज मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बच्चों, कौन सा, मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है एल्युमिनियम नाइट्रेट, फॉर सपोज मैंने इसमें लिया है एल्युमिनियम नाइट्रेट। इसी तरह मैंने एक इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर एक अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और वो मैंने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। इसके अंदर मैंने एक अलग ले लिया, जिसके अंदर मैंने फॉर सपोज क्या ले लिया, आपके पास सिल्वर का सॉल्ट ले लिया, तो मैंने यहाँ ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। ये 3 अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, एक्वस फॉर्म में मैंने इनको ले लिया। जाहिर बात है सॉलिड होगा तो इनके पास फ्री मूविंग आयंस नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो एक्वस फॉर्म में लेना है आपने, क्या इसको मॉल्टन फॉर्म में आप ले सकते हैं। जब आप इसमें से अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगी, वो डेफिनेटली सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि क्योंकि सारे एक साथ अटैच हैं। तो मैंने क्या कर दिया, फॉर सपोज मैंने इसमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी, इसमें से पास कर दी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू the cells, to the
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब जब अगर मैं इनमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करूंगा तो बच्चों क्या होगा? दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। तो देखें यहाँ पर एल्युमिनियम के आपके पास 3+ आइंस हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा आपके पास एल्युमिनियम मेटल बनाएगा। यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर आपके पास क्या बनाएगा? कॉपर मेटल बनाएगा। और यहाँ पर आपके पास वो सिल्वर आइन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर आपके पास सिल्वर मेटल डिपॉजिट करेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने फॉर सपोज इन सब में से आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया। फॉर सपोज आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी जाहिर बात है 1 इलेक्ट्रॉन तो पास नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए एक यूनिटरी मेथड लगाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो आप इसमें से पास आउट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास क्या सीन होगा। उसके लिए आपको इनके एमआरस पता होना जरूरी है। तो एल्युमिनियम का एमआर कितना होता है भाई? एल्युमिनियम का एमआर होता है 27, ठीक है ना। कॉपर का कितना होता है? 64। सिल्वर का कितना होता है आपके पास? 108। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरह से कि भाई जब 3 इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं तो आपके पास 27 ग्राम्स क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पास आउट हुआ होगा तो कितना एल्युमिनियम बनेगा? इट वुड बी x। आप इसको इधर भेजोगे, इसको आप इधर भेजोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x इज इक्वल्स टू 27 ओवर 3, so it would give you 9 ग्राम्स डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर आपके पास 9 ग्राम मास डिपॉजिट होगा, 9 ग्राम्स, ठीक है भाई। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो when 2 electrons are passed 64 grams copper deposit। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन पास आउट करोगे तो कितना होगा? x, and this x would be 32 grams। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिपॉजिशन होगी it would be 32 grams copper। इसी तरह when you talk about this one, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर पास आउट करते हो तो 108 ग्राम आपके पास क्या होगा? डिपॉजिशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो डिपॉजिशन होगी वो यहाँ पर कितनी होगी? आपके पास 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। so you can say that कि भाई सिल्वर जो है, सिल्वर उसका जो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं इन सब में से तो सबसे ज्यादा जो आपके पास मास डिपॉजिट होगा वो किसका होगा? सिल्वर का होगा, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट ग्राम इक्विवेलेंट, राइट बच्चों? जी सर। बात समझ में आती है कि क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट? and this is the least gram equivalent weight। all clear इसके बच्चों? क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? यार इसी तरह से जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, इसी तरह से ये आपसे पूछ सकता है। आपको 2 सेल अलग अलग अटैच करके दे दे और आपसे बोले कि भाई बताएं कि आपके पास किसका मास ज्यादा होगा, या कौन आपके पास ज्यादा इसका हाईएस्ट ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, या किसका कम होगा, या कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, कौन कम होगा। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। सही है भाई? सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने से आता है ना? यस। अगर उसने ज्यादा मोल दिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना अकॉर्डिंगली। आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया, आप उसको बाकी के लगा लो, समस्या थोड़ी है। बस आपने वही लगाना है, सिंपल आपने क्या लगाना है? रिलेशन लगाना है। और आसान अल्फाज में ये कहूँ तो मैं आप कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की आसान डेफिनेशन को आप क्या कह सकते हो? आसान डेफिनेशन ये होती है कि आप उसके एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन से डिवाइड कराते हो। दैट्स इट। सही है? आप देखें एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो आपने जो उसके एमआर है उसको 3 से डिवाइड कराया। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और अगर वापस की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है आयन उसका, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड कराया। सिल्वर का चार्ज +1 होता है, तो मैंने उसको उसके चार्ज से डिवाइड करा दिया। तो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट एटॉमिक मास डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट। दैट्स इट। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई? बात समझ में आती है? यस सर। चलें, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, अगर आप चाहें तो इसको अपने पास सॉल्व कर सकते हैं। इट वुड बी easier question and you will see that it would be something important for you। You can say that सवाल आपके पास पेपर में आता है कुछ इस तरह से, आपसे कहता है find
द मास ऑफ एल्युमिनियम, वो कहता है आपसे फाइंड द मास ऑफ एल्युमिनियम। अब जाहिर सी बात है एल्युमिनियम एक मेटल है, तो मेटल क्या होता है, डिपॉजिट होता है, वो बोलेगा द मास ऑफ एल्युमिनियम मेटल डिपॉजिट्स, ठीक है ना, और ये हमेशा कैथोड पे होगा। इफ 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट is passed through the molten aluminum oxide, through the molten aluminum oxide, through the molten aluminum oxide। जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक्वस, वैसे तो होता नहीं है एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्वस, मॉल्टन अगर आपके पास है तो ही काम चल सकता है, लेकिन कोई और सॉल्ट होता है एल्युमिनियम का जो सॉल्युबल इन वाटर होता है, अगर आप एक्वस यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कैथोड पे एल्युमिनियम नहीं बनता, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सो लीस्ट रिएक्टिव कैटाइन, सो इट कैन प्रोड्यूस एट कैथोड। तो जो भी लीस्ट रिएक्टिव कैटाइन होता है वो प्रोड्यूस होता है कैथोड। तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेते किसी एल्युमिनियम का सॉल्ट का, तो आपके पास एल्युमिनियम नहीं बनता, आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके पास ये निकालें 4, ये जो आपका मास है ये निकालें जब आपके पास 45 मिनट तक ये करंट पास किया गया है तब, तो कितना मास आपके पास हुआ होगा वो आपने निकालना है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑलवेज वुड बी लाइक दिस कि चार्ज वुड बी ऑलवेज, क्या होता है आपके पास, चार्ज हमेशा क्या होता है आपके पास, करंट इनटू टाइम। सो राइट नाउ यू कैन से दैट कि चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, करंट तो 3 एम्पियर है और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 45 मिनट इज नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय सेकंड में। 60, मल्टीप्लाई बाय 60। नहीं 60 से नहीं, बस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 बार क्यों कराएंगे, वो सही आवर्स सही। हों तो आप 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी मिनट है ना तो बस जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास चार्ज आ जाएगा कितना भाई, चार्ज आपके पास आ गया 8100 कूलम, ये आ गया आपके पास चार्ज, ठीक है भाई, यस एक सर। स्टेप। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास फॉर सपोज अगर आप निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 1 फैराडे इज ऑलवेज having 96,500 coulomb charge. So how many Faradays would be there if you have 8100 coulomb charge? So this is the second step. So you just need to cross multiply them and get the answer of x. So the x would be 0.084 Faraday. ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? जी सर। Then the third step, you can say that कि एल्युमिनियम की अगर इक्वेशन में लिखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम मेटल बनाता है। So you can say that कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे यानी कि 3 फैराडे अगर आपके पास वहां चार्ज होगा, वो वहां पर अगर 3 फैराडेज होंगे तो आपके पास क्या होगा, 27 ग्राम्स एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो अगर आपके पास राइट नाउ 0.084 फैराडे है तो how much amount of aluminum would be deposited? Just cross multiply them and get the answer. So the answer would be 27 into 0.084 divided by 3. So it would give you the answer 0.756 grams aluminum is going to be deposited. ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? जी सर। यस सर। तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, फिर आपने फैराडेज निकालना है, ठीक है ना, और फैराडेज निकालने के बाद इक्वेशन से रिलेट करके आप मास निकाल सकते हैं। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू। सही 27 ग्राम कहाँ से आया? 27 ग्राम तो फिक्स है ना, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। सर इसको हम चार्ज के अंदर कर सकते हैं, अगर मैं फैराडे ना लूं और चार्ज के अंदर कन्वर्ट करूं, आंसर सही आएगा? चार्ज के अंदर किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप? जो 8100 चार्ज है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय वो कर दूं, इलेक्ट्रॉन कर, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। हाँ उससे कर लो, मर्जी है, एक ही बात है ना। फैराडे में समझ में नहीं आया कैसे हो गया 96,500 कूलम, समझ में नहीं आया मेरे। यार 96,500 जो फैराडे है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये देखें, आप जब एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कराते हो किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास क्या, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है आपके पास, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद। तो अगर फॉर सपोज आपके पास है 1 मोल सोडियम, अगर आपके पास क्या है 1 मोल सोडियम है तो उसके अंदर सोडियम के कितने एटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं फॉर सपोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक सोडियम एटम
एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, ऐसी है। यस यस। तो 1 मोल ऑफ सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा? तो एवोगाड्रोस नंबर वाली 6.02 That's मल्टीप्लाई same ना, बाय 10 की 6.02। कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्या होता है, आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एवोगाड्रो नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल में कितने होते हैं उसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको फैराडे आ जाएगा। सही है, क्लियर है बच्चों? जी सर। चले सर एक और मैंने आपको क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे एक इक्वेशन भेजी है, बता दें क्या कौन सी इक्वेशन है? बिल्कुल मैं देखता हूँ यार, मेरे पास असल में मैंने जो है 3 घंटे से अपना व्हाट्सएप देखा नहीं है, तो कोई अल्लाह फिर माफ वो करे तो इसी 84 की टाइम्स अभी देख लेते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पूरा कर लूँ मैं पहले जरा टॉपिक, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड आउट द करंट इन एम्पियर्स। आपने क्या फाइंड आउट करना है इस बार, आपने करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द करंट इन एम्पियर्स। अब आपने करंट फाइंड आउट करना है, उसका यूनिट एम्पियर है। इफ 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर, अगर आपके पास 2 ग्राम कॉपर क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, मेटल है तो भाई कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और डूइंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है ना। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ electrolysis of aqueous copper 2 sulfate is 30 minutes। ठीक है भाई, ये अब एक सवाल थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, चीज पूछना जो था उन्होंने डिफरेंट कर दिया, कुछ और पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखें आप कि आपके पास करंट को निकालने के लिए Q is equals to I into T, टाइम ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो करंट क्या होता है, करंट होता है आपके पास Q over T, चार्ज पर सेकंड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, चार्ज हमारे पास नहीं है, टाइम तो हमारे पास है लेकिन चार्ज नहीं है, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे कि कॉपर जब भी डिपॉजिट होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये कॉपर मेटल बन जाता है। तो भाई 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे तो आपके पास 64 ग्राम्स कॉपर बनता है। तो अगर आपके पास 2 ग्राम कॉपर बना है तो कितना फैराडे पास आउट हुआ होगा, यू कैन फाइंड इट आउट। तो फैराडे का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी 2 टू द 4 ओवर 64 आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.0625 फैराडे। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप आप लगा सकते हैं कि 1 फैराडे में हमेशा 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो अगर आपके पास 0.0625 फैराडेज हैं तो कितना चार्ज होगा, वी कैन फाइंड इट आउट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास चार्ज का भी आंसर आ गया, वो कितना था, 6031 कूलम। एंड नाउ वी कैन पुट दीज टू वैल्यूज इन द क्वेश्चन एंड गेट द करंट इन एम्पियर्स। सो इट वुड बी 6031 डिवाइड बाय टाइम इज 30, तो 30 into 60 ये हो गया आपके पास 180। 180 से जब आप उसको डिवाइड कराओगे तो आपके पास करंट आ जाएगा किसके अंदर बच्चों, एम्पियर्स के अंदर। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास करंट इन एम्पियर्स, कितना आया चेक करो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3.30। कितना आया, 3.30 आ रहा है, 35। 35 एम्पियर्स। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। ऑलराइट बच्चों, तो 3 स्टेप्स आपने बस करने हैं, तो ये आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? सिर्फ प्रीवियस Yes. क्वेश्चन दिखाएं, क्या कह रहे हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाएं। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लो। सेम है, बस हमने वही 3 फॉर्मूले यूज किए हैं और कुछ भी नहीं। सर हम कोई पेपर सॉल्व कर सकते हैं?
बेटा पेपर सॉल्व करने तो है, बट एक दो क्वेश्चन मेरे पास रह गए हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। उसके बाद जो है पेपर सॉल्व करने के लिए देखो 2 घंटे का आपका पेपर होता है, इतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है और लास्ट वो खत्म का वो भी कुछ नहीं पता, और इतने सारे मैसेज अभी भी अनआंसर्ड हैं जो कि बच्चों को देने हैं मुझे। अभी जरा मैं क्लास से फारिग हो जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने मैसेज हैं ये। अभी तक 498 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं जिसका मुझे आंसर देना है। अल्लाहु अकबर। तो मिस कॉल्स भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, तो बट वो आपकी क्लास की वजह से मैं उसको छू नहीं रहा हूँ। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी तो उन सबको भी आंसर करना है क्योंकि उन बच्चों का भी पेपर है बेचारों का कल, तो वो भी वो बहुत सारे हैं यार ओ लेवल्स वाले, बस यही ये कौन प्रॉब्लम सी है। इक्वेशन है? ये डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव एन ई नॉट सेल इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय। डेल्टा मैं तुम्हें तो ये बता रहा हूँ, तुम्हें इक्वेशन आंसर डोंट वरी यार, तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें आंसर छोड़ा है कभी? सर मैंने भी बढ़िया, व्हाट्सएप भेजा हुआ है, मेरा भी बता दीजिएगा। 500 बढ़िया, बैठते सब हैं बता। स्कूल। ठीक है, फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस at room temperature and pressure. If 2 ampere current, if 2 ampere current is passed, अरे यार सबर तो कर जाओ ईमान, is passed through dilute sulfuric acid। अच्छा देखें, जब आपके पास बात आती है dilute sulfuric acid की, तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूटेड हो, हाइड्रोजन आयंस ही मौजूद होते हैं खाली, ठीक है ना। तो वही प्रोडक्ट बनती है कैथोड पे। और अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड पे सल्फेट आयंस आर अ वेरी स्ट्रॉन्गर आयंस, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी डिसोसिएट और टू प्रोड्यूस एनी अदर प्रोडक्ट। तो वो हमेशा हमेशा आपके पास हाइड्रोक्साइड ही ब्रेक डाउन होता है और वो प्रोडक्ट बनाता है। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट्स कौन सी बनती हैं किस वक्त। तो ये होगी बात। चलें, तो अगर आप बात करते हैं किसकी, कैथोड पे, तो आपके पास हाइड्रोजन आयंस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एटम, बट हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज डायटोमिक, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस की इक्वेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सबसे पहले चार्ज। तो भाई सबसे पहले चार्ज अगर आप निकालते हो तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है ना। करंट आपके पास कितना है 2 एम्पियर, टाइम आपके पास कितना है 50 मिनट्स वुड बी इनटू 60, तो ये आपके पास आ गया चार्ज। तो आपके पास चार्ज कितना आया यहाँ पर 6000 कूलम, राइट बच्चों। Yes, तो sir. अब हम निकाल लेते हैं सेकंड स्टेप में फैराडे। तो 1 फैराडे ऑलवेज हैव 96500 कूलम चार्ज, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 6000 कूलम चार्ज होगा तो हाउ मेनी फैराडेज आर गोइंग टू बी produced? So we need to cross multiply then and get the answer of x. So x would be 96,000 divided by 6,000. तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का कितना, it would be 0.0622 फैराडे। तो सेकंड स्टेप भी हमने कर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम की। तो भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दिस इज द सीन दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। तो जरा देखिए, आपके पास हाइड्रोजन गैस जब बनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तब जाके आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बना है। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपने इसको इसी को यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे, when 2 moles of electrons are going to be accepted or received, then 1 mole of hydrogen gas produced, 1 mole of hydrogen gas produced, and you know that 1 mole किसी भी गैस का 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करोगे तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब रखता है, दैट्स इट। तो अगर आपके पास भाई 0.0622 फैराडे हैं तो आपके पास कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज x। आंसर आया भाई आपके पास, आंसर आपके पास आता है 0.746 डेसीमीटर क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 24,000 करके, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गई बात। तो आप देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने चार्ज निकाल लिया, देन फैराडे निकाल लिया। उसके बाद जब आप वॉल्यूम निकालने आए तो पहले आपने वॉल्यूम निकाला किसका, हाइड्रोजन का। अब
हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, ऑक्सीजन का। जब आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक ऑक्सीजन बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक ऑक्सीजन बनाते हैं, राइट बच्चों। जी सर। 4 ऑक्सीजन के साथ से आप लिखते हैं यहाँ पर, आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, 4 फैराडेज produce 24 decimeter cube of oxygen gas. So if you have 0.0622, so how much it is going to be produced? This would be the volume of oxygen gas, right? X. क्या आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा कितना, it would be somewhere 0.373 decimeter cube. और अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालें, तो अब इस वक्त आप या तो डायरेक्टली ऊपर 24,000 यूज करें, या अगर आपने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया तो आखिर में आप इसको 24 ये आंसर आ गया ना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दिस इज द केस दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, राइट। सो यही 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। पहले आपने चार्ज निकाल लेना है, ठीक है, फिर आपने फैराडे निकाल लेना है, उसके बाद आप इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी गैस का। सही है, तो ये मास डिपॉजिट या वॉल्यूम लिबरेटेड का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? जी सर। चलें, अब जो आपका सवाल है, किसका सवाल है?